हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं जितने टॉपिक को बताऊंगा सभी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा है शुक्र जनन क्या होता है। तो देखिए, शुक्र जनन क्या होता है। यहाँ पे देखिए हेडिंग हमारा शुक्राणु जनन। तो देखिए, नर के वृषणों की जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया जो होती है शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहलाती है। क्या होता है, जो नर का वृषण होता है उसकी जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्रजनन या फिर शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में होती है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, जो वृषण की शुक्रजनन नलिका होती है उस नलिकाओं में संपूर्ण होती है। शुक्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो देखिए, पहला चरण क्या है, गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा है परिपक्व प्रावस्था। तो देखिए, गुणन प्रावस्था क्या होता है। देखिए, गुणन प्रावस्था में शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक उपकला की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। दूसरा अवस्था है वृद्धि प्रावस्था। तो देखिए, वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्र करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। जो वृद्धि प्रावस्था में होता है, शुक्राणु जनन की जो कोशिका होती है क्या करती है, पोषक पदार्थ को एकत्र करके यानी इकट्ठा करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में बदल जाती है। उसके बाद तीसरा परिपक्व प्रावस्था। तो देखिए, परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं से 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, 4 अगुणित पूर्व कोशिका का निर्माण होता है। शुक्र कायांतरण द्वारा इन अचल पूर्व कोशिकाओं से परिपक्व चल शुक्राणु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिपक्व चल शुक्राणु कहते हैं, जो इनसे बनता है। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है मनुष्य में यौन संचारित रोग। तो देखिए, मनुष्य में यौन संचारित रोग क्या होता है। देखिए, यौन संचारित रोग शरीर के तरल जैसे कि वीर्य द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचरित होते हैं। जो मनुष्य में यौन संचारित रोग होता है या इसके द्वारा वीर्य के द्वारा या फिर मैथुन के द्वारा यानी मैथुन के समय, सेक्स के समय या फिर यौन संबंध बनाने से एक दूसरे में फैलते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर इन रोगों की अधिक फैलने की संभावना होती है। इनमें जीवाणु जनित जैसे कि गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं विषाणु जनित संक्रमण होते हैं, जैसे कि एड्स सम्मिलित हैं। ये सब क्या हैं, ये सब हैं मनुष्य में यौन संचारित रोग। आगे देखिए, आगे देखिए कैसे फैलते हैं। देखिए, नंबर 1, अनजाने व्यक्तियों तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध बनाने से क्या फैलता होता है। इसके रोकथाम के उपाय, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि अनजाने व्यक्तियों तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या फिर शारीरिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कि कंडोम आदि का प्रयोग करना चाहिए। सेक्स करते समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है लोगों को लैंगिक संचित या फिर यौन रोगों के बारे में जागरूक करना चाहिए। इनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा है परिवार नियोजन। क्या है, परिवार नियोजन। तो देखिए, परिवार नियोजन क्या है। देखिए, परिवार नियोजन की आवश्यकता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो देखिए, प्रत्येक परिवार में माता को अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। माता पिता यह कार्य अपनी आयु के अनुसार एक निश्चित सीमा में ही कर पाते हैं। यहाँ पर कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा होगा तो बच्चों को उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र आदि सुरक्षा एवं कम पड़ जाएगी। अगर परिवार बड़ा होगा तो बच्चों को आवास, भोजन, सुरक्षा, शिक्षा कम पड़ जाएगी, सही से नहीं दे पाएंगे।
तथा दंपति का स्वास्थ्य अधिक परिश्रम तथा चिंताओं के कारण बिगड़ने लगेगा। यदि परिवार छोटा होगा तो बच्चों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी और परिवार स्वस्थ व सुखी रहेगा। यह है छोटा परिवार और सुखी परिवार। दूसरा है देखिए परिवार नियोजन की क्या विधियां। दूसरा है पालन पोषण का प्रभाव। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व होते हैं, उसके पालन व पोषण पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व जो होता है उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। बड़े परिवार में निम्न पालन पोषण के कारण बच्चे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाते। अतः उच्च स्तर के पालन पोषण तथा अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए छोटे परिवार की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने इस योजना के क्रियान्वित करने के लिए हम दो हमारे दो का नारा दिया है। इसका प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्रों में जैसे कि सड़कों पे, रेडियो, टेलीविजन आदि पर किया है, जिससे प्रत्येक परिवार संतानों उत्पत्ति की दर 2 संतान तक ही सीमित रखे, जिससे कि जो लोग हैं अधिक बच्चों को जन्म ना दे, सिर्फ 2 बच्चों को ही जन्म दें। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है परिवार नियोजन की विधियां। देखिए क्या क्या है। परिवार में संतानों की संख्या में सीमित रखने के लिए भारत में परिवार नियोजन केंद्र बने हैं। इसके द्वारा लोगों को परिवार नियोजन की विधियां की आवश्यकता प्रदान की जाती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है अस्थायी। तो देखिए अस्थायी विधि क्या होती है परिवार नियोजन की। देखिए अस्थायी विधि इसमें होता है बंध्याकरण, यानी जिसे नसबंदी कहते हैं। तो देखिए बंध्याकरण, इस विधि में जनवाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर या बांध कर जनन अंगों से निकलने वाले युग्म के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक सफल विधि है। अब देखिए क्या है पुरुष में नसबंदी, जो बंध्याकरण से नसबंदी कहते हैं। तो देखिए पुरुष में नसबंदी, इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष की शुक्र वाहिनी काट कर बांध दी जाती है। यह एक सरल ऑपरेशन विधि है जिसे वेस्टेक्टोमी कहते हैं। जब उसकी शुक्रवाहिनी नलिका काट कर बांध दी जाएगी तो जब वो संबंध बनाएंगे तो शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा, जिससे क्या होगा, बच्चे को जन्म नहीं होगा, जिससे परिवार की नियोजन की समस्या नहीं बढ़ेगी, तो परिवार छोटा रहेगा। जो शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते और निषेचन प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, इसमें पुरुष की संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हो गया पुरुष नसबंदी। अब देखिए दूसरा है महिला नसबंदी। तो देखिए इसमें अंडवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, जिसमें अंडाणु अंडवाहिनी से आगे नहीं बढ़ पाते और निषेचन प्रक्रिया रुक जाती है। इसे क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये होता है महिला नसबंदी। अब देखिए अस्थायी विधि क्या है। तो देखिए अस्थायी विधि को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, रासायनिक विधि। तो देखिए रासायनिक विधि क्या है, इस विधि को योनि में संभोग से पूर्व विभिन्न प्रकार के क्रीम जेली पेस्ट लगा दिए जाते हैं, जिससे कि इसमें वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे निषेचन प्रक्रिया रुक जाती है। रासायनिक विधि में क्या होता है, इसमें जो महिला के योनि में क्या करते हैं, क्रीम लगा देते हैं। क्रीम जेल होता है जो कि शुक्राणुओं को मार देता है। उसके बाद है यांत्रिक विधि। तो देखिए इस विधि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय या अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। इसमें कॉपरेटिव कंडोम इत्यादि किया जाता है। यह होता है यांत्रिक विधि। अब देखिए कॉपर टी क्या है। देखिए इसमें तांबे की टी आकृति के लूप को प्रयोग किया जाता है, जो कि Cu++ आयन का श्रावण करता है। यह शुक्राणुओं के भक्षण प्रक्रिया को बढ़ा लेता है तथा शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देता है, जो कॉपर टी होता है। अब आगे देखिए क्या है, हार्मोनल गर्भ निरोधक विधि। तो देखिए यह गर्भ निरोधक की अति सरल विधि है। इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जा सकता है। इस गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा होती है, जो अंडाणु को अंडाशय से बाहर नहीं आने देती, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जैसे कि कॉपर टी, प्लस, डीपो प्रोवेस आदि, ये सभी गोलियों के नाम हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है मनुष्य में यौन संबंधी रोग। तो देखिए ऐसा रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलता है यौन संचारित रोग कहलाता है। तो देखिए नंबर 1 है सुजाक रोग। तो देखिए क्या होता है, ये पुरुषों में होता है। देखिए सुजाक जो होता है, पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। रोगी को मूत्र त्याग करते समय अत्यंत पीड़ा और जलन होता है। यह रोग ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है। इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन व
पीड़ा रहने लगती है, ये होता है सुजाक रोग। अब देखिए इसके उपदेश, देखिए जो उपदेश क्या है देखिए, यह रोग यह रोग टिप्रोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह गर्भ निरोधक की अति सरल विधि है। इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ से देखिए उपदेश, यहाँ पे इसका उपदेश यानी जो जो रोग है सुजाक रोग, इसका उपदेश देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए यह क्या करता है, टिप्रोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। क्या, जो सुजाक रोग होता है, जो सुजाक रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, टिप्रोनेम पेलिडम के नामक जीवाणु के द्वारा। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं, देखिए इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था है पुरुष के शिशन व मादा के योनि में लाल रंग के दाने हो जाना। परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हत हृदय कृत मस्तिष्क अस्थि को भी प्रभावित करता है, जो सुजाक रोग होता है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है क्लेमाइडिए, क्या है, क्लेमाइडियसिस। तो देखिए क्लेमाइडियसिस क्या होता है रोग, यह रोग क्लेमाइडोमोनास टेक्रोमेटिस बैक्टीरिया से होता है। इसके लक्षण देखिए, यह क्या करता है, स्त्रियों में योनि स्राव मूत्र विसर्जन के द्वारा जलन, आवर्त चक्र में अत्यधिक रक्तस्राव, ज्वर इस रोग के लक्षण है। यानी कि स्त्रियों के क्या होगा, मूत्र विसर्जन में मूत्र त्याग करते समय जलन होगा, आवर्त चक्र जब होगा तो रक्त का स्राव अधिक होगा और बुखार रहेगा। अब देखिए अगला हमारा है आनुवांशिक रोग। तो देखिए वह रोग जिनका जीन्स या गुणसूत्रों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जिनका जो स्थानांतरण क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में होता है, यानी जैसे कि जो रोग आपके पिता में है आप में भी है तो आनुवांशिक रोग है। उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम और फिर वर्धानता। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, देखिए डाउन सिंड्रोम, इस गुणसूत्रीय विकार की खोज लैकडाउन ने सन 1868 ईस्वी में की थी। यह रोग 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होती है। आगे देखिए, अतः रोग से ग्रसित व्यक्ति को कुल जो जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने 23 जुड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह दैहिक गुणसूत्रों की एक अधिसूत्रता का उदाहरण है, उसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन लोगों की तार की भांति मस्तिष्क चौड़ा, गर्दन और अंगुली छोटी, फूली हुई त्वचा, खुरदरी व मोटी जीभ, उभरा हुआ चिकना होंठ तथा लार गिरने की प्रवृत्ति, नहीं हमेशा उसमें लार गिरता रहेगा, मुंह से लार निकलता रहेगा। और ये क्या होते हैं, अल्प बुद्धि होती है, इनमें दिमाग कम होता है। अभी दूसरा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी यहाँ पे कितना 45 गुणसूत्र ही बनता है। यह रोग स्त्रियों में होता है तथा यह 23वें गुणसूत्र पर होता है, यानी लिंग गुणसूत्र पर होता है। यह मोनोसोमिक होता है जिसमें गुणसूत्र 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं। इस रोग के कारण कुछ छोटी वक्ष भाग चपटा, दुग्ध ग्रंथि का अविकसित, यानी जिनका दुग्ध ग्रंथि व स्तन ग्रंथि होती है वो अविकसित रहती है। अंडाशय अतिकसित होता है। अतः यह क्या होता है, श्राव स्त्रियां क्या होती हैं, नपुंसक होती हैं। 25,000 में केवल एक स्त्री डाउन सिंड्रोम से टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। अब देखिए अगला क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिए 1942 में डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने इस रोग की खोज की। यह लिंग गुणसूत्रों की एक अधिसूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में XXY गुणसूत्र अर्थात कि 46 के स्थान पर कुल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः X तथा Y की उपस्थिति के कारण इनमें क्या होता है, नर तथा मादा के लक्षण सम्मिलित होते हैं। इनमें पुरुष का भी लक्षण होता है और स्त्रियों का लक्षण भी होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति का वृषण छोटा, यानी इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसका वृषण जो होता है छोटा होता है। शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित होता है, इनमें शुक्राणु निर्माण नहीं होता, कम होता है। स्तन ग्रंथि विकसित होती है, यानी जो ऐसे पुरुष होते हैं उनका स्तन क्या होता है, विकसित होता है। चेहरा व अन्य स्थान पर बाल उपस्थित इत्यादि लक्षण होते हैं। अब आगे देखिए
अगला है प्रभाविता का नियम। तो देखिए प्रभाविता का नियम क्या है। देखिए मेंडल के प्रथम नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस लक्षण को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी जब आप मेंडल ने जब दो अलग अलग पौधे यानी जो लाल और सफेद पौधे के संकरण कराया तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी होते हैं, जो छिप जाते हैं वो अप्रभावी होते हैं। यही मेंडल के प्रभाविता का नियम है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि सफेद लाल और सफेद के बीच संकरण कराया गया तो देखिए यहाँ पे लाल प्रभावी और सफेद अप्रभावी। क्यों? क्योंकि लाल देखिए दिख रहा है, लाल अपना लक्षण दिखा रहा है तो ये प्रभावी है और सफेद छिप गया तो ये अप्रभावी है। यहाँ पे देखिए F2 पीढ़ी में क्या बना, F2 पीढ़ी में शुद्ध लाल, अशुद्ध लाल और शुद्ध सफेद बना। तो यहाँ पे देखिए जीनोटाइप के का अनुपात कितना निकला, 1:2:1 और फिनोटाइप का 3:1। अब देखिए अप्रभाविता का नियम क्या है। देखिए अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी संकर जीवों का लक्षण प्रारूपी दोनों संयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता बल्कि दोनों के मध्य होता है। यह अप्रभाविता का नियम है। इसकी खोज कार्ल कॉरेस ने गुलबास में किया था। किसने? गुलबास का पौधा है उसमें किया था। तो देखिए यहाँ पे देखिए लाल और सफेद के बीच संकरण कराया गया तो क्या बना, गुलाबी बना। तो ना लाल बना ना सफेद बना, क्या बना, गुलाबी बना। यानी कि इसके बीच का बना तो यहाँ पे अप्रभाविता है, ना प्रभावी हुआ ना अप्रभावित। यहाँ पे इसे कहते हैं अप्रभाविता। यहाँ पे देखिए F2 पीढ़ी में जब संकरण कराया गया तो देखिए शुद्ध लाल, अशुद्ध गुलाबी और शुद्ध सफेद। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।